को प्राइम नंबर क्या होता है आप लोगों को वो भी रिलेटिव प्राइम नंबर ही होता है जो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, जिसका जीसीडी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 होना चाहिए। इसको अपन को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं जो है आपका एक्सटेंडेड यूक्लाइडियन एल्गोरिथम। ओके, इस बेसिकली हम लोग चाहे यूक्लाइड्स एल्गोरिथम की बात करें या एक्सटेंडेड यूक्लाइडियन एल्गोरिथम की बात करें, हम लोग कर क्या रहे हैं, ये दोनों टेक्निक में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जीसीडी निकालने की कोशिश, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपको आगे समझ में आएगा, वो एक पूरा एल्गोरिदम है, उसमें ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये सब अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जीसीडी बेसिकली अपन को निकालना है। तो ये बाकी टेक्निक से, जैसे आप अगर पुराना यूक्लाइडियन एल्गोरिथम आपको याद होगा, एक बार फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इसको मैं थोड़े अलग अंदाज में करूंगा, जैसे पिछले बार डिवाइड से किया था। आपको लेट सपोज कि आपको जीसीडी की वैल्यू निकालनी है 56 और 15। जो कल के लेक्चर में नहीं आया था उसको ध्यान दीजिएगा। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है? जो ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो इन दोनों की जीसीडी वैल्यू अपन को निकालनी है। अब नॉर्मली अपन क्या करते हैं, देखो 56 को 15 से अपन कोई एक ऐसा नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 56 इज इक्वल टू 15 इंटू सम नंबर प्लस उसका जो रिमाइंडर आएगा। मतलब आप 56 मॉड 15 करते हो तो 56 को आप क्या करते हो, 15 से डिवाइड करते हो, तो आप क्या 15 3 45 और यहाँ पे 11 आता है। तो आप यही करते हो, 15 3 45 प्लस 11 करोगे तो ये नंबर आ जाता है। तो 15 3 45 प्लस 11, ये बेसिकली आप करते हो। उसके बाद यूक्लाइड एल्गोरिथम क्या बोलता था कि आप थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाओ, तो आप ये नंबर यहाँ पे ले जाओ और ये नंबर आप यहाँ पे ले जाओ। तो आप क्या बना सकते थे, 15 यहाँ पे, और अब अपन क्या करते हैं, ये 11 यहाँ पे, 11 इंटू समथिंग प्लस आपका कोई रिमाइंडर आएगा। तो 11 आप 1 जा 11 कर लो और 4 आपका रिमाइंडर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यूक्लाइड एल्गोरिथम बोलता है कि इसको आगे बढ़ा दो और इसको आगे बढ़ा दो। तो यहाँ पे आता है 11 और यहाँ पे आएगा आपका 4 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर। तो 4 2 जा 8 होता है प्लस 3 11। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। अब इसको आप फिर से आगे बढ़ा दो और इसको फिर आगे बढ़ा दो, तो ये हो गया आपका 4, यहाँ पे आ गया 3 अगर आप देखो तो 3 1 जा 3 प्लस 1 आपका रिमाइंडर हो गया। इसके बाद आप यहाँ बढ़ा दो और इसको आप यहाँ कर लो, तो आपका क्या आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 1 3 जा 3 प्लस 0 रिमाइंडर। तो जब 0 रिमाइंडर बच जाता है तो उसके पहले वाला जो टर्म है उसका जो रिमाइंडर है दैट इज कॉल्ड द जीसीडी वैल्यू। ये आपका जीसीडी नंबर होगा। तो ये यूक्लाइडियन एल्गोरिथम हम लोग कल दूसरे अंदाज में किए थे, ये यही थे अपन एक्चुअली, लेकिन इसको अभी इक्वेशन वाइज मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूँ। ये जो फाइनल वैल्यू जब 0 आ जाता है उसके ऊपर की जो वैल्यू होती है वो जीसीडी है। तो 56 और 15 का जो जीसीडी वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो ये एक नॉर्मल यूक्लाइडियन एल्गोरिथम है। हम लोग अब देखते हैं कि आपका जो एक्सटेंडेड यूक्लाइडियन एल्गोरिथम है इसका क्या कहना है। तो ऐसे जब नंबर होंगे, क्योंकि जब बड़े बड़े नंबर होंगे तो अब अपन क्या कर सकते हैं, तो एक बड़ा सा टेबुलर फॉर्म में यूक्लाइडियन साहब ने एक्सटेंडेड वर्जन में इसको समझाया कि आप जीसीडी अगर आपको निकालना है, लेट सपोज 161 और 28 का आपको जीसीडी निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, देखिए एक्सटेंडेड यूक्लाइडियन एल्गोरिथम में आपको 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप अगर ध्यान देंगे तो जैसे ये 28 से आप 161 को जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे मान लो 5 आता है, 28 5 जा 140, ठीक है, और यहाँ पे 21 आता है। तो बेसिकली ये आपका रिमाइंडर है और ये क्वोशंट है जिसको आप क्यू लिखते हो और जिसको आप आर लिखते हो। तो आप टर्म बस याद रखिएगा, क्यू क्या है, आर क्या है। इसमें एस और टी की भी सिग्निफिकेंस होती है, एस और टी। ये नंबर क्या होता है, यूक्लाइडियन साहब का कहना था कि अगर मतलब ये एक थ्योरम है, इसको आप ना ऐसा, ये थ्योरम का नाम भी आप याद रखना, बेजोर्ट्स थ्योरम। बेजोर्ट्स थ्योरम का ये मानना है, इस थ्योरम का, कि जब आप एक नंबर
और ये एक नंबर का जीसीडी आप निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये दो नंबर को 161 इंटू एस अगर आप कर लो प्लस 28 इंटू टी अगर आप कर लो, तो अपने आप आपको जीसीडी निकल के आ जाता है। ठीक है, आपको दो नंबर का जीसीडी निकालना है, तो 161 इंटू आप एस मल्टीप्लाई कर दो और 28 इंटू टी मल्टीप्लाई कर दो, और ये दोनों का जो सम है वो अपने आप जीसीडी निकल आएगा किसका, 161 28 का। अब ये एस और टी क्या है, ये एक्सटेंडेड यूक्लाइडियन एल्गोरिथम में समझ में आएगा। तो अपन क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं, अपन क्वेश्चन ही लेते हैं कि हम लोग जीसीडी निकाल रहे हैं 161 28 का, इसका हम लोग जीसीडी निकालना है, तो अब कैसे करें। इसके लिए आपको ना एक टेबुलर फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसमें आप सबसे पहले क्यू लिख दीजिए। ठीक है, इसका आप टेबल बना दिए, फिर आप क्या लिखोगे, R1 R2 और R। ठीक है, इसका आप लाइन बना दोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, S1 S2 और S, R1 R2 R, S1 S2 S। ठीक है, एक मिनट, एक सेकेंड होल्ड। S1 S2 S हो गया। ठीक है, फिर एक आप क्या करना, T1 T2 और T, बस इतना ही आपको करना है, आपको आसानी से निकल आएगा। देखते हैं क्या है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन धीरे धीरे समझते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। Q क्या है आपका, याद है, आप क्या ले रहे हो, कोशेंट वैल्यू ले रहे हो। R1 R2 में R क्या है, आपका रिमाइंडर पोर्शन है। S और T क्या है, वो S और T में ये आपको बताना चाह रहा था कि 161 को S से मल्टीप्लाई करो, 28 को T से मल्टीप्लाई करो, तो आपका उसका जीसीडी आ जाएगा। अब इसको लिखें कैसे, तो देखो सबसे पहले यूक्लाइडियन साहब का कहना था कि कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उनका एक एजम्पशन आप फॉलो करते रहो, कि जब कभी भी आप कोई निकालोगे तो उसमें सबसे पहले आप S1 की वैल्यू को 1 ले लो और S2 की वैल्यू को 0 ले लो। ये कंप्यूटर में अपने आप फीड कर सकते हो, जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो T1 की वैल्यू को आप 0 ले लो और T2 की वैल्यू को आप 1 ले लो। ये वाला जो टेबल है ये फिक्स्ड रहता है, जो यूक्लाइडियन एल्गोरिदम एक्सटेंडेड एल्गोरिदम के लिए यूज होता है। तो एक काम करता हूं, मैं ये वैल्यू को लिख लेता हूं यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, S1 की वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड है 1, तो 1 लिख लिया। S2 की वैल्यू 0 है तो 0 लिख लिया। T1 की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। हाँ, अब और क्या क्या वैल्यूज अपन को पता है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, आपको 161 को 28 से डिवाइड करना है, मतलब 28 डिवाइडेड बाय 161 करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप। तो 128 161 आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि भैया यहाँ 5 है, 140 है और आंसर है आपका 21। तो ये आपकी R वैल्यू है, तो R वैल्यू में चुपचाप आप लिख सकते हो 21 वैल्यू। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको इसके बाद आपको क्या करना है, और क्या वैल्यू निकालनी है, R1 और R2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि S और T निकालने का तरीका क्या होता है। S निकालने का एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं S1 माइनस S2 इंटू Q, ये एक फॉर्मूला है। और T निकालने का तरीका क्या होता है, T1 माइनस T2 इंटू Q। ये दो फॉर्मूला भी पहले से डिफाइंड है, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आपको निकालना है। बस इतना ही चीज हम लोगों को पढ़ना था, वो हम लोग देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीज नहीं पता, हम लोगों को देखो S की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, S1 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो S1 की वैल्यू है 1, माइनस S2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो S2 की वैल्यू 0 है, इंटू Q। Q की वैल्यू कितनी है, देखो Q की वैल्यू Q की वैल्यू अभी अपन को पता नहीं है क्या, पता है, क्योंकि देखो Q की वैल्यू यहाँ R है तो यहाँ पे Q है, तो ये यहाँ पे आप इसको Q लिख सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली आप यहाँ पे Q मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो 1 माइनस 0 इंटू 5 कितना होता है, 1 वैल्यू। तो आप बिल्कुल S वैल्यू में आप यहाँ पे 1 पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, और T वैल्यू में आप क्या कर सकते हैं, T1 माइनस T2 Q। T1 क्या है, 0 है,
और T2 क्या है, 1 है इंटू Q 5 है, इज इक्वल टू -5। तो आप यहाँ पे चुपचाप -5 लिख सकते हैं T में, ठीक है। और R1 R2 क्या है, तो R1 R2, R1 जो भी बड़ा नंबर होगा उसको अपन R1 मान देंगे, इन दोनों के GCD में जो भी R1 होगा, तो यहाँ 161 लिख लेते हैं, यहाँ पे 28 लिख देते हैं। तो ये वैल्यू आपकी आपकी हो गई फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज जैसे ही कंप्लीट हुआ, एक सेकेंड, अभी इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे में अब हम लोग सेकंड स्टेप में करते हैं। सेकंड स्टेप में अगर आप यूक्लाइडियन एल्गोरिदम को ध्यान दोगे तो ये आगे शिफ्ट होता जा रहा है, तो इसमें भी हम लोग इसमें शिफ्टिंग का काम शुरू करते हैं। तो शिफ्टिंग में क्या होगा देखना, यहाँ पे हम लोग जो R1 है वो यहाँ का R2 R1 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ का जो R था वो R2 में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही यहाँ पे S2 S1 में कन्वर्ट हो जाएगा, S S2 में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे ही T2 T1 में और T2 में। तो ये वैल्यू अपन एज इट इज पुट अप कर देते हैं। ये हो गया आपका 28, ये हो गया आपका 21, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये हो गया -5। ये वैल्यूज आ गई आपकी। अब देखो इतने वैल्यूज में आप सबसे पहले क्या करते हो, देखो ये 161 और 28 को आपने डिवाइड किया, वैसे ही 28 और 21 को भी डिवाइड कर लो। आप 21 डिवाइडेड बाय 28 करोगे तो आप क्या आएगा 1, और 21 में आपका 7 रिमाइंडर आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे 7 वैल्यू लिख सकते हो, और यहाँ पे आपका कितना वैल्यू है, आपका क्वोशंट कितना आया, आपका क्वोशंट 1 आया, तो आप 1 लिख सकते हो। अब आपको सिर्फ S और T निकालना है। S और T निकल सकता है क्या, कोई बताएगा क्या मेरे को S और T की वैल्यू कितनी आएगी? S की वैल्यू अगर अपन निकाले हैं तो S1 क्या है, S1 आपका 0 है, 0 माइनस S2 क्या है, 1 है, 1 इंटू Q की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, Q की वैल्यू 1 आई, तो 1 आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो कितनी आ गई -1। तो आप S की वैल्यू आप -1 लिख सकते हैं। T की वैल्यू कोई बताएगा क्या, T की वैल्यू कितनी आएगी? T की वैल्यू T1 1 माइनस T2 की वैल्यू -5 इंटू Q कितनी है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस ऑफ -5 कितना हो गया 6। तो हाँ सही कर रहा हूँ ना? मैं सही तो कर रहा हूँ ना? हाँ बोलो। हाँ ओके, ठीक है, ये अपन क्लोज करते हैं। अब इसको खत्म कब तक करना है वो मैं आपको अब बताऊंगा कि एक्सटेंडेड यूक्लाइडियन एल्गोरिथम में कितने स्टेप में खत्म हो जाता है। देखो अब अपन क्या कर सकते हैं, फिर अपन इसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, इसको 21 लिख दिए, 7 लिख दिए, 1 लिख दिए, -1 लिख दिए, यहाँ -5 लिख दिए, और यहाँ पे 6 लिख दिए। अब आप निकाल सकते हैं क्या कि आप जब यहाँ से डिवाइड करेंगे 21/7, ठीक है, तो आप 21/7 करते हैं, 7 21, तो 3 × 21 होता है, और वैल्यू कितनी आती है 0। हाँ, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे अपना 3 वैल्यू आ गया क्वोशंट, और रिमाइंडर कितना आया अपना 0, ये वैल्यू लिख गए। अब S आप S और T निकाल सकते हो क्या, S की वैल्यू कितनी आएगी S1 माइनस S2 S1 कितना है 1, माइनस S2 कितना है -1 इंटू Q कितना है, Q कितना आया 3, तो 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अपन 4 की वैल्यू लिख देते हैं। और T कोई बताएगा क्या, T कोई कैलकुलेट करो जल्दी से। एग्जैक्टली सही आंसर है, यहाँ पे आपका आ गया -23, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए कहीं पे ये आपका जो रिमाइंडर वाला पोर्शन बच रहा है वो अब 0 आना शुरू हो गया है। अब आप इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप और देखते हैं कि क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से अगर आप पोर्शन निकालें तो यहाँ का पोर्शन आप निकाल सकते हैं कि ये आपका 7 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया 0, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गया -1, और यहाँ की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, ये वाली और ये वाली।
और उसके बाद यहाँ की वैल्यू आ गई 6 और यहाँ की वैल्यू आ गई -23। अब मेरे को बताओ 7/0 कुछ होता है क्या? ये जो 7/0 करूंगा तो कोई नंबर आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन कोशेंट नहीं रख सकते और यहाँ पे अपन रिमाइंडर भी नहीं आ सकता। ओके, तो अगर आप s की वैल्यू निकालना चाहोगे, जो यहाँ पे आप निकालते हो, तो आप कैसे निकालोगे? निकालने की कोशिश करने की लेकिन यहाँ पे सारी वैल्यू 0 है, तो आपको यहाँ पे निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये वैल्यूज ऑलरेडी 0 आ गई। तो देखो यहाँ पे जब ऐसा टर्म आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर या आप जो प्रोसेस कर रहा है वो उसी समय रुक जाएगा और आपका जीसीडी वैल्यू निकल के आएगी। तो जीसीडी वैल्यू जो भी निकल के आती है, जो हाईएस्ट नंबर होता है वो आपका यहाँ पे निकल के आ जाता है। ये वाला नंबर को आप जीसीडी कहेंगे, ठीक है। तो आपका जीसीडी वैल्यू अगर आपको निकालना है तो देखिए उसमें कितने स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं अपन, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 3-4 स्टेप में अगर आप प्रॉपर अपने एल्गोरिदम को अपने कंप्यूटर में आप अच्छे से बनाए हैं, जिसमें ऐसा ऐसा कैलकुलेशन होना है, वो एक बाय एक, मतलब जो नंबर ऑफ स्टेप्स लगने वाले हैं वो कम लगने वाले हैं एक्सटेंडेड यूक्लाइडियन एल्गोरिदम में। हाँ, थोड़ा सा मैनुअल करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन इसका आंसर जल्दी आ जाएगा उसके कंपैरिजन में। तो आप लोगों को ये वाला पोर्शन समझ, ठीक है। अब आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ने के लिए मेरे को आपको एक और फंक्शन के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है जितना मॉड्यूलर अरिथमेटिक है। तो उसी में हम लोग एक फंक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है यूलर्स फंक्शन। यूलर्स फंक्शन, जिसको यूलर्स टोशिएंट फंक्शन भी कहते हैं। इसको आगे अगर थोड़ा सा एक्सपांड करें तो यूलर्स टोशिएंट फंक्शन भी कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई एन के साथ, ठीक है। फाई एन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, फाई एन का अगर आप सिग्निफिकेंस देखोगे तो फाई एन का मतलब ये है कि फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब ये n की वैल्यू 1 या 1 से अधिक होना चाहिए। ये इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंटीजर। फाई n को आप क्या बोलते हो? नंबर ऑफ इंटीजर, नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन n that are co-prime to n। इसका मतलब ये बोल रहा है कि कभी भी आप किसी भी नंबर का फाई n निकालने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आप फाई 13 निकालने की कोशिश कर रहे हो या कुछ भी, आप यूलर्स टोशिएंट फंक्शन ये कहता है कि आप किसी भी नंबर का यूलर्स फंक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो नंबर होगा, ये जो n है, वो या तो 1 या 1 से अधिक होगा, पहली बात तो। और ये जो पूरा टोटल फाई रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर ऑफ इंटीजर जो n से कम है और को प्राइम है इस n नंबर से। को प्राइम का मतलब ऐसे नंबर जो इससे इसका जो जीसीडी वैल्यू है वो दोनों का 1 होगा, मतलब ये एक यूनिक नंबर होगा और उन दोनों का नंबर को प्राइम होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो लेट सपोज देखिए, एक नंबर है 5 का अगर मेरे को यूलर फंक्शन निकालना है तो कायदे से ये होना चाहिए कि जो ये नंबर n है, ये n 1 या 1 से अधिक होना चाहिए। तो है, ठीक है, अच्छी बात है। तो 5 का अगर मैं यूलर फंक्शन निकालूं तो क्या होता है? 5 से कम नंबर, मतलब ऐसे हर नंबर ऑफ इंटीजर जो n से कम है, 5 से अधिक नहीं होने चाहिए। ऐसे कितने सारे इंटीजर हैं जो 5 से कम है और वो को प्राइम है उस n के नंबर को। तो आप को मैं पूछूं कि 5 से कम ऐसे कौन से नंबर है जो 5 से को प्राइम है, तो आप बोलोगे कि 1 ऐसा नंबर है जो 5 से को प्राइम रखता है, मतलब दोनों का जो जीसीडी वैल्यू होती है वो 1 आता है। 2 अगर मैं बोलूं तो हाँ भैया, 2 और 5 का जो ये दोनों को प्राइम नंबर है और जीसीडी 1 आता है। 3 को अगर बोलूं तो हाँ, 3 और 5 भी को प्राइम नंबर है। 4 को बोलूं तो 4 और 5 भी को प्राइम नंबर है। लेकिन 5 से अधिक में नहीं जा सकता, क्योंकि 5 ये बोलता है कि नंबर ऑफ इंटीजर जो इससे कम हो और उसके को प्राइम हो, उसको 5 बोलते हैं। तो 5 का अगर 5 निकालना है, मेरे को यूलर फंक्शन निकालना है, तो 5 से कम ऐसे नंबर को खोजना पड़ेगा जो 5 से को प्राइम हो। तो 5 से को प्राइम 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इतने ही बस 5 से कम वाले नंबर जो उससे को प्राइम है। तो टोटल नंबर कितना आया? 4। मतलब
5 का अगर मैं यूलर फंक्शन निकालूं तो टोटल आया 4। तो यूलर टोशेंट फंक्शन ये कहता है कि आप कितने नंबर ऑफ इंटीजर निकाल सकते हो उस नंबर का जो उससे कम है और उससे प्राइम नंबर है, को प्राइम है उससे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं। अगर मैं बोलूं कि एक नंबर है 6, इसका यूलर फंक्शन निकालना है, तो यूलर फंक्शन क्या बोलेगा कि ऐसे हर नंबर को खोजो जो 6 से छोटे हैं और 6 से को प्राइम नंबर है। तो मैं पहले बोलूंगा 1, तो बोलेगा हाँ भाई ठीक है, 1 और 6 दोनों को प्राइम नंबर है। 2 अगर बोलूंगा तो बोलेगा नहीं, 2 और 6 में तो जीसीडी पहले ही 2 आ जाता है, जीसीडी 1 होना चाहिए, मतलब दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए, तो ये आ नहीं सकता। 3 बोलूंगा तो बोलेगा 3 और 6 में तो 3 ही कॉमन डिवाइजर है, तो नहीं हो सकता। 4 बोलूंगा तो 4 और 6 में कौन कॉमन डिवाइजर है, तो 2 कॉमन डिवाइजर है, तो ये भी नहीं हो सकता। 5 बोलूंगा तो बोलेगा हाँ 5 और 6 जरूर हो सकता है क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है। तो टोटल 5 ऑफ 6 कितना आया वैल्यू, वो आया 2। तो 5 ऑफ 6 का कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 2 ऐसे नंबर होंगे जो 6 से छोटे हैं और 6 से को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ। अब अब मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत बहुत काम आने वाली हैं अपने को क्रिप्टोग्राफी में। और मैं क्रिप्टोग्राफी का एक बेसिक जो मॉडल है आरएसए एल्गोरिदम, उसको मैं आप लोगों को अगर टाइम मिला तो आज ही मैं आप लोगों को कवर अप करा दूंगा, जो सबसे फेमस एल्गोरिदम है क्रिप्टोग्राफी के लिए जब अपन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं। तो अभी देखो, सबसे पहला जो आपको मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा वो ये है कि अगर फाई अपन किसी एक प्राइम नंबर का निकालना है, ठीक है, अगर ये नंबर प्राइम नंबर है और उसका फाई निकालना है, तो आप तो आंख मूंद के उसका यूलर फंक्शन p-1 ही होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 5 5 एक प्राइम नंबर है, तो उसका यूलर फंक्शन कितना आया, 5-1 4, लेकिन 6 का तो नहीं आया, तो वो प्राइम नंबर नहीं था। तो पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि कभी भी किसी प्राइम नंबर का यूलर टोशेंट फंक्शन आपको निकालना है तो आप उसका सिंपल p-1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर आपको 13 निकालना है, 13, तो आप सिंपल 12 इसका आंसर होगा। मतलब 12 नंबर ऐसे होंगे जो 13 से कम है लेकिन को प्राइम है 13 के। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई नॉन प्राइम नंबर है, नॉन प्राइम नंबर है, मान लो यहाँ पे अपन लिख लिए 10, ये एक नॉन प्राइम नंबर है, इसके लिए क्या करें, तो आपको इसका टेबुलर फॉर्म निकालना पड़ेगा। मतलब कि 10 किससे डिवाइड है, तो अपन 10 को अपन बोल सकते हैं 2 into 5। तो आप यहाँ पे बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो 5 इज इक्वल टू 2 into 5। 10 को आप 2 into 5 भी लिख सकते हो। और ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि 5m into n होता है 5m into 5 of n, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 of 2 into 5 of 5, ये प्रॉपर्टी आप इसमें शामिल कर सकते हो। अब 5 2 तो आपको पता है कि 5 2 तो प्राइम नंबर है, तो 2-1 इसका वैल्यू हो जाएगा, और 5 भी एक प्राइम नंबर, तो 5-1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो 2-1 1 into 5-1 4। तो 5 of 10 आपको निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि भैया 4 ही ऐसे नंबर हैं 10 से कम जो उसके को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको ये बताता हूं कि लेट सपोज आपको 5 of 240 निकालना है। 5 of 240 निकालने के लिए अब क्या करें, तो आप इसको काट लो, 240 को 2 से डिवाइड करो तो कितना होता है 120, फिर 2 से डिवाइड करो तो 60, 2 से डिवाइड करो तो 30, फिर 2 से डिवाइड करो तो 15, फिर अब आप क्या कर सकते हो, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 5 15 और 5 1 5। तो आप इसको 240 को लिख सकते हो 2 to the power 4 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। ध्यान रखिएगा कि ये सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, 5 to 40 को आप 5 to 40 को आप ये भी लिख सकते हो 5 of 2 to the power 4 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। और ध्यान रखिएगा कि 5 अगर प्राइम नंबर, इसको अगर वैसे तो अभी आप इसको और तोड़ दो, 5 of 2 to the power 4, 5 of 3 to the power 1, 5 of 5 to the power 1, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक प्रॉपर्टी है यूलर फंक्शन की कि अगर आपको एक प्राइम नंबर नीचे दिया हुआ है और उसके ऊपर कोई भी एक नंबर दिया हुआ है,
तो आप सिंपल इसको p टू द पावर e माइनस p टू द पावर e माइनस 1 आप इतना लिख सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी होती है यूलर फंक्शन की। तो अपन इसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस 1 3, ये आप इसको लिख सकते हो। 5 3 है तो 5 3 तो प्राइम नंबर है, तो 3 माइनस 1 चुपचाप इसको अपन लिख दिए। और 5 5 है तो 5 माइनस 1 इसको चुपचाप लिख दिए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 माइनस 2 टू पावर 3 8 होता है, तो 16 माइनस 8 8 इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू 5 माइनस 1 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 64। मतलब 5 टू 40, अगर 240 से कितने नंबर कम है जो इससे को प्राइम है, तो 64 ऐसे नंबर हैं जो इससे कम है और इसके को प्राइम है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो इसी में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि कोई बता सकता है क्या कि 549 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 7 का स्क्वायर, ठीक है। 7, आप इसको 7 इंटू 7 मत कर दीजिएगा क्योंकि आप एक ही नंबर को रिपीट नहीं करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए, और 7 का स्क्वायर में आप कर सकते हैं 7 स्क्वायर माइनस 7 2 माइनस 1, इतना आप इसको कर लीजिए। 49 माइनस 7 तो होता है 42, तो 549 की वैल्यू होगी वो आपकी 42 वैल्यूज ऐसे होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक और प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ लास्ट में कि क्वोशिएंट फंक्शन ऑफ 1 जो होता है वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि 1 से ऐसे कौन से नंबर कम हैं जो 1 के को प्राइम है, तो कोई नंबर ऐसा 1 से कम नहीं है, तो क्योंकि अपन इसको पॉजिटिव इंटीजर के रूप में लेके चलते हैं। तो ये जो यूलर क्वोशिएंट फंक्शन है, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको बेसिक्स बहुत सारा चीज पढ़ा दिया जो अरिथमेटिक में काम आएगा। अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जो फिर से नए आए हैं उनको 1 मिनट में फिर से समझा देता हूँ कि क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये होता है कि भैया ए ने अगर बी को मैसेज भेजना है तो वो प्लेन टेक्स्ट भेजता है, लेकिन प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, साइफर टेक्स्ट मीडियम के थ्रू जाता है, फिर यहाँ साइफर टेक्स्ट रिसीव होता है, साइफर टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इससे क्या होता है कि बीच में जो इंट्रूडर होते हैं वो आपके साइफर टेक्स्ट को पकड़ते हैं और खोजने में असमर्थ होते हैं। ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्रिप्टोग्राफी में आपको दो टाइप के टेक्निक मिलेंगे हमेशा। एक होता है आपका सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, और एक होता है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो मैं पहले आपको सिर्फ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी समझाता हूँ। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये है कि अगर कोई एक सेंडर है और ये एक मैसेज भेजना चाह रहा है रिसीवर को, ठीक है, रिसीवर को, और ये जो चैनल जिसमें भेज रहा है वो एक अनसिक्योर चैनल है, अनसिक्योर चैनल है, जिसमें से कोई भी आपका एक क्या बोलते हैं उसको, एक डेविल बैठा हुआ है जो यहाँ पे चुराने की कोशिश कर रहा है आपका इंफॉर्मेशन को। तो अब तरीका क्या है, ये एक मैसेज भेजा जिसको मैं बोलूंगा एम मैसेज, इसको ये एक की के साथ, चाबी के साथ, की के साथ एनक्रिप्ट कर दिया, उसको बोलते हैं K1, और ये मैसेज बन गया क्रिप्ट, ये क्रिप्शन हो गया, तो इसको अपन क्रिप्टो या साइफर टेक्स्ट बोलेंगे। तो ये सी मैसेज हो गया, ये सी मैसेज को भेजा गया यहाँ रिसीवर में, रिसीवर के पास जब ये सी मैसेज आया तो वो उसी चाबी के साथ उसको दोबारा खोला और उसको वो मैसेज मिल गया। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। क्या ये जो मैं लिखा हूं वो आप लोगों को समझ में आया क्या? देखो ये एकदम सिंपल, अगर आप नॉर्मल बोलोगे तो आप अपने घर में ताला लगाए हो, ताला की दो चाबी है, एक आपके पास है और एक आपके मान लो दो दोस्त के पास है, आपके रूम पीजी का रूम है उसमें दो चाबी रखे हैं। तो वो आपने क्या किया, रूम को लॉक कर दिया, ये रूम आपका है, रूम को लॉक कर दिया अपने चाबी के साथ और चले गए, तो वो रूम में ताला लग चुका है। अब आपका दोस्त आएगा तो वो दूसरे चाबी से तो नहीं खोल पाएगा, उसको वही चाबी चाहिए उस ताले को खोलने के लिए। वो मतलब उसका डुप्लीकेट चाबी से खोल लिया और उसको वापस उसके रूम में एंट्री मिल गई।
तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। सिमेट्रिक की का मतलब होता है सिमेट्री, मतलब बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन जो की का इस्तेमाल कर रहे हैं वो की दोनों में सेम टू सेम इस्तेमाल हो रहा है। बस यहाँ पे एक मैसेज था एम, उसको इस की के साथ एनक्रिप्शन किया गया और उसको बना दिया गया सी, जो अपन भेजेंगे। ये सी जब यहाँ पे रिसीव हुआ, ये जो सी रिसीव हुआ उसको फिर उसी की के साथ ओपन किया गया, तो उसको वापस अपना मैसेज मिल गया एम। तो इसको बेसिकली, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? कोई मेरे को ऐसे भी बता सकता है क्या कि इसकी प्रॉब्लम जो इसमें होता है कि आप जब ये की को शेयर करोगे ना, बेसिकली ये केवन यहाँ पे है, इसके पास केवन आया कहाँ से? सेंडर मान लो इंडिया में है और ये अमेरिका में है, तो कहीं ना कहीं तो सेंडर को रिसीवर के पास ये की को भेजना पड़ेगा ना। तो ये की का जब शेयरिंग होता है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर चैनल अनसिक्योर है, ये जो व्यक्ति है डेविल, ये व्यक्ति अगर आपका मैसेज को रीड कर सकता है तो क्या आपका चाबी को भी नहीं रीड कर सकता? आपके चाबी को भी तो रख लेगा वो, और फिर बाद में जब जरूरत पड़ेगा तब आपकी चाबी से उसको कोई भी मैसेज आएगा तो उसको ठक ठक करके खोल देगा। तो बेसिक प्रॉब्लम यही है कि इसमें जो की का शेयरिंग है ये सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है। और ये अगर आप दूसरे एक प्रॉब्लम बताऊं तो देखिए, मान लीजिए अभी तो मैं 2 नोड की बात किया, लेट सपोज कि यहाँ पे आप लोग 4 लोग बैठे हो और चारों को आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेशन करना है। तो बताओ कि कितनी की लगेंगे इसमें, नंबर ऑफ की रिक्वायर्ड अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि भैया ठीक है, ये अपना की इसको शेयर करेगा तो यहाँ पे की शेयरिंग होगा, ये व्यक्ति इसको की शेयर करेगा तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे शेयरिंग होगा, यहाँ पे शेयरिंग होगा, यहाँ पे शेयरिंग होगा, यहाँ पे शेयरिंग होगा। तो कितना हो गया अगर आप ऐसे निकालोगे तो NC2 इसका जो होता है वो उतने नंबर ऑफ की रिक्वायर्ड होते हैं इस उसमें इस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। ये जो टेक्निक है ये जनरली यूज होता है डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड में, जिसको DES कहते हैं, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये जनरली 56 बिट्स का होता है, इतने बिट का हम लोग की जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर कोई ब्रूट फोर्स अटैक इसमें लगाता है, ब्रूट फोर्स अटैक आप समझते हैं ना कि हर टाइप का बार बार अभी 000 को चेक किया, फिर 001 को चेक किया, फिर 010 को किया, फिर 011, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को वो चेक करता रहता है, उसको ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं अपन। तो अगर कोई इसको निकालना भी चाहेगा ना तो वो उसको 2 to the power 56 टाइम उसको अपना अटैक करना पड़ेगा। मतलब ये सबसे खतरनाक अटैक होता है कि भैया आपको सब एल्गोरिदम आपने लगा दिया, सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो उसको इतने कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। तो ये सबसे प्रॉब्लमेटिक है उसके लिए। लेकिन की शेयरिंग इसमें एक प्रॉब्लम तो है ही। तो मैं आपको एक दूसरा टेक्निक बताता हूं जिसको बोलते हैं अपन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। हाँ बताओ। 50 नहीं, वो तो 56 बिट ही क्यों, 55 क्यों है? क्योंकि वो जब एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड बनाया गया तो वो अलग अलग बिट के होते हैं। जैसे AES जो एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है वो 256 बिट्स का है। तो अलग अलग बिट से उन लोग ये देख पाए कि इसका एल्गोरिदम कोई तोड़ ना ले, तो उस हिसाब से उन लोगों ने ऐसे ही सेट किया कि 56 बिट को अपन लेते हैं जिसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कम हो सके। तो ये उनका जब एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड बना रहे होंगे तब वो उनकी अपनी सोच थी। लेकिन अभी हमारे पास उसका रिजल्ट ये है कि वो 56 बिट्स का की होता है जो अपन को जनरेट करने की कोशिश अपन करेंगे। अब हम लोग कोशिश करते हैं असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को देखने के लिए। तो देखिए, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में अगर एक आदमी है A और वो B को मैसेज भेजना चाह रहा है, ठीक है, A के पास 2 टाइप का की होता है, एक होता है पब्लिक की और एक होता है प्राइवेट की। ठीक है, बी के पास भी 2 टाइप का की होता है, एक होता है पब्लिक की और एक होता है प्राइवेट की। हर इंसान के पास 2 टाइप का की होगा। ठीक है, इसको आप नॉर्मली टर्म्स में समझोगे तो आपका अपना ईमेल आईडी जो होता है आपका, जिसको आप दुनिया को शेयर कर सकते हो, आप कहीं पे भी अपना ईमेल आईडी शेयर कर लेते हो, तो वो आप उसको पब्लिक की मान के चलो। अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और प्राइवेट की
आप जब अपना ईमेल को लॉगिन करने के लिए जो यूजर आईडी पासवर्ड यूज करते हो वो आपका प्राइवेट की है, उसको तो आप किसी को देते नहीं हो कि भैया मेरा पासवर्ड भी ले लो तुम। तो यूजर आईडी अगर आप देखोगे तो यूजर आईडी आप दुनिया को दे सकते हो तो वो आपका पब्लिक की कहलाएगा, और पासवर्ड जो आप किसी को नहीं दे सकते वो आपका प्राइवेट की कहलाएगा। तो ये हर इंसान का अपना पब्लिक की और प्राइवेट की होता है। अब इसमें बेसिकली अब क्या फंडा अपन लगाएं इसमें कि, एक सेकेंड होल्ड करना, कहाँ गया मेरा। हाँ, अब इन लोगों के बीच में समानता आप ये देखो कि जो पब्लिक की है और प्राइवेट की है ये आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट की और ये पब्लिक की आपस में इंटरलिंक होते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूं कि लेट सपोज एक पब्लिक की से अगर कोई मैसेज को लॉक किया है, ठीक है, तो वो उसी इंसान के प्राइवेट की के साथ खुलेगा। मैं आपको फिर से दोबारा दोहराता हूं, अगर कोई मैसेज ए के पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट हुआ है तो ए के प्राइवेट की के साथ ही वो ओपन हो सकता है। अगर कोई मैसेज बी के पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट हुआ है तो वो बी के प्राइवेट की के साथ ही ओपन हो सकता है, उसके अलावा वो किसी का यूज नहीं होगा। अगर कोई मैसेज ए के प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट हुआ है तो वो ए के पब्लिक की के साथ ही ओपन हो सकता है। ठीक है, इन लोग का आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है पब्लिक और प्राइवेट का, लेकिन अपने मालिक के, जो उसका मालिक है ए, उसी के साथ। वैसे ही अगर कोई मैसेज बी के प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्शन हुआ है तो वो बी के पब्लिक की के साथ ही खुलेगा। ठीक है, अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि एक मैसेज है, लेट सपोज एक मैसेज है, एक मैसेज को हम लोग ए के पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट कर दिए। ठीक है, आपका ए था और यहाँ पे आपका बी था। ठीक है, एक के पास दो की है, आपको मालूम है, पब्लिक ऑफ ए और प्राइवेट ऑफ ए। इसके पास भी दो मैसेज है, पब्लिक ऑफ ए, पब्लिक ऑफ बी और प्राइवेट ऑफ बी। ये अब मैं ये बोल रहा हूं कि ए को एक मैसेज भेजना था या कोई भी एक मैसेज है जिसको ए के पब्लिक की के साथ ही एनक्रिप्शन किया गया। अब इसको अगर अपन भेज दिए बी के पास तो आप ये बताइए कि क्या बी इसको खोल पाएगा? तो नहीं, क्योंकि पब्लिक की के साथ अगर ये एनक्रिप्ट हुआ है तो इसको कौन खोल पाएगा? इट कैन बी ओपन बाय ओनली प्राइवेट की ऑफ ए। आपको ये अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी मैसेज अगर पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट हो रहा है तो वो उसी इंसान के प्राइवेट की के साथ ओपन होगा, तो कैन बी ओपन ओनली बाय प्राइवेट की ऑफ ए। तो अगर मैं इसको मान लो, इसको मैं भेज दिया इस मैसेज को, तो क्या इसको बी ओपन कर पाएगा? क्या कोई बता सको मेरे को? तो हाँ ठीक है, क्योंकि जो ए का प्राइवेट की है, क्या ए तो अपना प्राइवेट की सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा नहीं, ये तो ए के पास ही है, तो बी उसको ओपन नहीं कर सकता। तो ये वाला जो टेक्निक है ये हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक और अपन पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेते हैं कि अगर एक मैसेज है जिसको हम लोग किससे किए, एक काम करते हैं, प्राइवेट की ऑफ बी के साथ अपन एनक्रिप्ट करके भेजते हैं। अब कोई मेरे को बता सकता है क्या ये ओपन ए को ओपन होगा कि नहीं? अच्छा सॉरी, ए को नहीं, नहीं वो तो छोड़ो। पहली बात तो अगर अपन सॉरी अभी ए से बी को भेज रहे हैं तो क्या ए को उसका प्राइवेट की मालूम है क्या बी का? ऑब्वियसली नहीं मालूम है, तो ये तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही नहीं है, इसको तो अपन सोच ही नहीं सकते, तो ये कॉम्बिनेशन भी हमारा छूट जाता है। अब मैं आपको तीसरा कॉम्बिनेशन बोलता हूं कि एक मैसेज है, उसको ए अपने प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट करके भेजा है। ठीक है, तो अब इसको कौन ओपन कर सकता है? ये ओपन इसको कौन करेगा? कैन बी ओपन बाय ओनली पब्लिक की ऑफ ए। ए के पब्लिक की के साथ ही ओपन हो सकता है, ऐसा है ना? मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ। अब तो क्या ये भेजना मेरे को सही रहेगा? क्या बी ओपन कर पाएगा इसको?
बी क्यों नहीं ओपन कर पाएगा? ए अपना पब्लिक की तो दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है ना, ये पब्लिक है, पब्लिक में ये सर्कुलेटेड है, तो ए का पब्लिक की हर किसी के पास होगा। पब्लिक की हम लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये ओपन कर सकता है बीस को। हाँ, तो ये ओपन हो सकता है, लेकिन आप बताओ क्या इसको कोई तीसरा व्यक्ति सी भी ओपन कर सकता है क्या? हाँ, सी डी ई कोई भी व्यक्ति इसको ओपन कर सकता है, तो ये तो एक जनरल चीज हो गया, और ये तो बिल्कुल हमारे सेफ है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चौथा और लास्ट कॉम्बिनेशन जो इस्तेमाल होता है आपका एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में, वो ये है कि अगर ए को बी को भेजना है मैसेज, तो वो क्या करेगा, वो पब्लिक की ऑफ बी भेजेगा। तो इससे क्या होगा कि बी जब ये रिसीव होगा तो ये कैन बी ओपन बाय ओनली प्राइवेट की, हाँ प्राइवेट की ऑफ बी, और ये प्राइवेट की ऑफ बी सिर्फ और सिर्फ बी के पास है, इसलिए बी इसको आराम से खोल लेगा और इस मैसेज को रीड कर लेगा। तो और सबसे बड़ी बात, खास बात ये है कि ये जो पब्लिक की है, ये आप हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और प्राइवेट की को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत तो वैसे भी नहीं पड़ती। तो पब्लिक की मार्केट में है, मार्केट से अपन पकड़े और अपन इसको मैसेज को उसको इनक्रिप्ट करके उसको मार्केट में भेज दिए। अब सी को मिलेगा तो सी को प्राइवेट की है नहीं, तो सी खोल नहीं पाएगा, जो उसके पास प्राइवेट की है वही उसको खोल पाएगा। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है अपन को मैसेज ट्रांसमिट करने का। इसमें अगर कोई मैं बोलूं कि मान लो इसमें 4 नोड हैं, मान लो, ठीक है, ये 4 नोड हैं और सब आपस में लिंक्ड हैं। अब इसमें कितने की जरूरत पड़ेगा, तो आप कोई बता सकता है क्या इसमें कितने की लगेंगे? देखो, इसको भी पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों जनरेट करना होगा, इसको भी पब्लिक की प्राइवेट की, इसको भी पब्लिक प्राइवेट, इसको भी पब्लिक प्राइवेट। मतलब अगर अपन बोले तो ये बोल सकते हैं क्या, 2n कीज रिक्वायर्ड। कितने हुए, 2 4 6 8, तो कितने नोट्स हैं, नोट्स 4 हैं, तो 2 × 4 8। तो इसमें 2n की रिक्वायर्ड है, और अगर आप वो वाला ऊपर वाला देखोगे तो उसमें nc2 की रिक्वायर्ड है, तो इसमें बेसिकली की का जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें कम है। ठीक है।